This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर इंसान के भीतर एक जासूस होता है और हर इंसान के पीछे भी एक जासूस हो सकता है। उसकी नजरें आपका पीछा करती होंगी, मगर केंद्र सरकार अब एक नए कानून के जरिए पीछा करती इन नजरों पर लगाम लगाना चाहती है, तो वहीं बाजार पहले से कहीं ज्यादा जासूसों के लिए नए नए मौके लेकर खड़ा है। उनकी हर नजर की बोली अब पहले से ज्यादा लग रही है। तीसरी आंख की बोली दुगनी हो गई है। और इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। खोपड़ी से निकलती रोशनी, अंधेरे से निकलती खोपड़ी, रहस्य की एक ऐसी दुनिया जो ओझा औघड़ों की तरह नहीं है बल्कि जासूस की है। यह कमरा जासूसी पर लिखा उपन्यास लगता है, जैसे हत्या के बाद जेम्स बॉन्ड कमरे में दाखिल हो गया है। कमर में रिवॉल्वर, ट्रेंच कोट, हैट और ये काला चश्मा। मिलिए सीक्रेट एजेंट यानी जासूस आरसी मदान से। मदान का कमरा असली जिंदगी और जासूसों की रहस्यमय दुनिया के बीच एक रिश्ता बनाता है। बरामदे में टंगा यह कंकाल, कमरे में रेडियो सेट, जासूसी की किताबें, फिल्में, जुनून है जासूसी। मदान दिन रात जासूसी के बारे में सोचते हैं। मेरी डेस्टिनी में था, क्योंकि मुझे बचपन से ही इस चीज़ का शौक था और इसी की इंतज़ार में था कि कब मुझे कुदरत मौका देगी इस चीज़ का। हिंदुस्तान में जासूसी के गुरु मदान की शोहरत दुनिया भर में है। 40 साल पहले जब जासूस बनने का फैसला किया, तब कोई नहीं जानता था क्या है। इक्का दुक्का फिल्में बन रही थी, शेरलॉक होम्स का किरदार मशहूर हो रहा था, बॉलीवुड जासूसी कहानियों पर फिल्में बनाने लगा था। तो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। मैंने एक लीफलेट बनाया, उसमें एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट डिटेक्टिव का सोसाइटी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कि वो जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको उस वक़्त कुछ नज़र नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, कौन उनकी मदद करेगा, वहाँ पर वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम आ जाता है। वो लीफलेट मैंने प्रिंट किया, लोगों को दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने केस मुफ्त लेने शुरू किए। कभी इनको अपना कॉन्फिडेंस हो, इनको पता चले भी केस कैसे होते हैं, क्या होता है, तो मैं कंपनियों में जाके मिला मालिकों से, उनसे बताया कि आपका कोई झगड़ा हो, ये हो, वो जासूस का नाम लेते पहले तो घबरा जाते थे। और काम भी मिला तो भूत प्रेत से बचाने या भूत प्रेत बनकर लोगों को डराने के लिए। मेरे पास केस आया जी, रात को 12 बजते ही भूत आ जाता है, सफेद एकदम, और यहाँ बल्ब लगा हुआ, यूं यूं लाइट जल रही है, हाँ 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 ऐसे ऐसे करते आ रहा है। मैंने कहा यार अजीब बात है। मैं कहा यार मैं ज़रूर आई एम इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू मीट, भूत से मिलना चाहूँगा, मुझे मिलवाओ उससे। मुझे ले गए। अब वो सारे घबराहट में तो आधे अंधे हो जाते हैं लोग, नर्वस होकर कंपकंपनी शुरू हो जाती है, तो होश तो वैसे उड़ जाते हैं उनके, मगर मैं तो पूरा होश में था। मैं नोट करता रहा, मैं कहा ये कोई आदमी है। मैं बोला नहीं। मैं कहा भाई ऐसा है, कल ये अगर भूत आया, ऊंचा बोला मैं जानबूझ के, कल ये भूत अगर आया तो आप ऐसा करो, कल एक एक लठ ले आना। मैं कहा पहला लठ मैं मारूंगा, बाकी फिर उसके बाद आप शुरू हो जाना। बात खत्म हो गई। ये दिल्ली की बात है? नहीं जी, जबलपुर की बात है ये। जबलपुर के अंदर ये हो रहा था। वो
चला गया, दूसरे दिन भूत ही नहीं आया, आना बंद। अब वक्त बदल गया है, बल्कि जासूस की जरूरत बदल गई है। शादी ब्याह से लेकर डांडिया नाच, गुजरात में रात भर जासूस घूमते रहे, पता लगाने के लिए कि कौन किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है। लोग जानते हैं उनकी जिंदगी में जासूस आ गया। The atmosphere that's समय खराब है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा लड़का किसी मुसीबत में फंस जाए। वो नादान है, जल्दी बहक सकता है। commercialization of the events and it's very difficult to control and check what's happening. एंजाइटी न्यूरोसिस जैसी एक चीज पेरेंट्स के दिमाग में घर कर दी गई है कि हमारा एक ही बेटा है या एक ही बेटी है और ये ठीक निकल जाए, ये अच्छी जगह पहुंच जाए, ये अच्छा इंसान बन जाए। जहां हम लोग के ज़माने में 2, 3, 4, 5 भाई बहन हुआ करते थे तो पेरेंट्स वगैरह इतने वरीड नहीं होते थे, एक आध दो तो सही निकल जाएगा, एक आध खराब भी होगा तो बाकी भाई बहन कंट्रोल कर लेंगे। बट यहाँ दायरा चूंकि सिकुड़ गया है परिवार का, तो पेरेंट्स ज़्यादा है। लेकिन जहां भरा पूरा परिवार है, वहां क्या हो रहा है? सास बहू सीरियल का ड्रामा घर घर में भी बहुत है। सीरियल के रिश्तेदार जासूसी कर रहे हैं तो असली जिंदगी में रिश्तेदार कम हुए, तो सास ने बहू के बारे में जानकारी जमा करने के लिए जासूस ही रख लिए। बीपीओ सेक्टर, रातों की नौकरी ने मां बाप की नींद उड़ा दी है। सुबह घर लौटने से पहले बच्चा कहां कहां गया, इसका पता लगाया जा रहा है, जासूस लगा रहा है। डिस्को, पब और आईपीएल के जमाने में होने वाली चिंताओं से जासूसों का बड़ा भला हो रहा है। साहब की जो एफ्लुएंट तबका है, जिनके पास पैसा है, जिनके बच्चे अच्छे बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, जिनको कि पॉकेट मनी के नाम पे काफ़ी पैसा दिया जाता है, तो पेरेंट्स कई बार एंग्शियस हो रहे हैं कि ये ड्रग्स में तो नहीं जा रहे हैं, ये स्मोकिंग कितनी कर रहे हैं, 18 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी ड्रिंक्स और पार्टीज में जाते हैं, लेट आते हैं, तो कर क्या रहे हैं? हर किसी को लग रहा है कि जमाना खराब है। जमाना तो खराब पहले भी था, लेकिन जासूस नहीं था। जासूस है तो खराबी का भी कारोबार है। लड़कियों के लिए अच्छी खबर है, उनके माँ बाप कम परेशान हैं, बल्कि लड़कों के माँ बाप ज्यादा परेशान हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि एक बच्चे के ऊपर एक महीना तक उन्होंने जासूसी करवाई, और एक महीना मतलब एक दिन का सर्वेलेंस का चार्ज यहाँ पर 3,000 से लेकर 5,000 तक आता है। तो लाख 1.5 लाख रुपए अगर उनको खर्च भी करना पड़ा कि फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, उनके दोस्तों की फोटो हो गई, उनकी कहाँ डिस्को गए, कहाँ पर किया, तो वो लेना चाहते हैं जानकारी। परिवार ही नहीं, सरकार भी जासूसों की तलबगार है। हाल ही में गुजरात सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए जासूसों की मदद ली। अपने खुफिया तंत्र पर भरोसा नहीं किया, कई डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। पहला मौका था जब सरकार ने किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद ली। हमने उनका ऑपरेशन बनाया, मॉडस ऑपरेंडी बनाई। उस मॉडस ऑपरेंडी के तहत हमने उनके 6 जगह जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स थे, वेल रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स थे, उनको हमने रंगे हाथ पकड़ाया पैसे के साथ, और गिरफ्तारियां हुई उसकी। राजनीति में भी एक दूसरे का हिसाब रखने के लिए जासूसों का सहारा लिया जा रहा है। सियासत में जासूसी अभी तक सरकार के लोग ही करते रहे, मगर अब प्राइवेट डिटेक्टिव करने लगे हैं। पंजाब हरियाणा के चुनाव में तो जासूसों की मदद ली जाने की बात से ही इतना असर हुआ कि हर कोई दूसरे को जासूस समझने लगा। जो साथ खड़ा या काम कर रहा, जो बाहर खड़ा अमरूद बेच रहा है, जो भटूरे बेच रहा है, जो मेरी तरफ क्यों देख रहा है, वो जो एक माहौल बनता जासूस के बारे में, कि जासूस की तो शक्ल को किसी को नहीं पता होता, तो हर व्यक्ति जो अननोन है, जो इस इलाके में उनको लगता है कि ये हमारे इलाके का नहीं है,
तो वो उसको जासूस मान के अपने आप को संभाल के काम करने लगे। एक जमाना था जब रिश्तेदार जासूसी किया करते थे, नाई का भी बहुत रोल होता था, मगर अब दोनों कहीं चले गए। वैसे भी आप नाई को बहुत मुश्किल से 100 रुपए देते थे, मगर जासूस को लोग खुशी खुशी 20-20 हजार रुपए दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि जासूस कौन बन रहा है। जब आप यहाँ हैं इस क्लासरूम में वीएम पंडित की पाठशाला, सीबीआई से रिटायर अफसर कुछ खाली समय की बोरियत से बचने के लिए जासूस बन रहे हैं, तो कुछ अपने पति का पीछा करने के लिए रिटायर्ड बैंक ऑफिसर, हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, ये लोग भी आए क्योंकि इसको प्रोफेशन के बतौर लेना चाहते हैं, इसको एक शुगल के बतौर लेना चाहते हैं। लेकिन जासूसों को कौन डरा रहा है, कौन बन रहा है जासूसों का जासूस? ब्रेक के बाद। डिटेक्टिव एजेंसियों के दफ्तरों में जाएं तो कोई बोर्ड नहीं दिखेगा, कोई लोग नहीं मिलेंगे आपको। जासूस भी नहीं जानता कि उसके साथ काम करने वाला जासूस है, मगर इनका जाल फैल रहा है। रिटायर पुलिस अफसर, खुफिया विभाग के रिटायर मुखबिर, एजेंट, इंस्पेक्टर और पत्रकार सब इस नेटवर्क में शामिल हो रहे हैं। जासूसों का जाल फैलता जा रहा है। बदलाव यहां से आया, सिक्योरिटी कंपनियां डिटेक्टिव का भी काम करने लगी। ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनियों में सेना से रिटायर हुए लोगों का दबदबा है, लेकिन डिटेक्टिव कंपनियों से पुलिस और खुफिया एजेंसी से रिटायर हुए लोग जुड़ रहे हैं। वो लोग जो अफसर थे और वो जो मुखबिर या खबरी डिटेक्टिव कंपनी के लोग कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये लोग हमारे नेटवर्क में हैं। वो बदलाव ऐसा आ रहा है कि साहब जो फॉर्मर और ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड था अपने डिपार्टमेंट्स में, वो सीबीआई के हों, लोकल पुलिस के हों, आईबी के हों, राव के हों, तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत नॉलेजेबल थे और फील्ड में अपने 35-36 साल देने के बाद बहुत एक्सपीरियंस इनको था। तो ये लोग बतौर कंसल्टेंट अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज में या तो कॉर्पोरेट अफेयर्स फिलॉसफी के लिए या कंसल्टेंट के बतौर हायर किए जाते हैं। इस देश में कम से कम 8-9 डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो हैं, उच्च अधिकारी रहे जो, वो सब ने अपनी अपनी डिटेक्टिव एजेंसियां खोल रखी। यही कान खड़े हो गए सरकार के। देश में जासूसों का तंत्र फैल रहा है और इनका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है। अमर सिंह के फोन टैप किए जाने के मामले ने इसकी जरूरत को और पुख्ता कर दिया और सिक्योरिटी एजेंसी पर कानून बनाने के बाद अब जासूसी कंपनियों पर लगाम लाने के लिए संसद में बिल पेश किया गया है। जासूसी कंपनियों पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बोर्ड होगा। जासूसी कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। गैर कानूनी काम करने से लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। इस पेशे के लिए नैतिक मानदंड बनाए जाएंगे। भारत में बिना रजिस्ट्रेशन के विदेशी कंपनियां इस पेशे में नहीं उतर सकती। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंट के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए यह इंस्टीट्यूट खोला गया है। आने वाले समय में और भी इंस्टीट्यूट खुलेंगे, तब जासूसी का काम बदल जाएगा। अब आप लाइसेंस नहीं हो तो आप कोड ऑफ एथिक्स आपके ऊपर लागू नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी लागू नहीं होती, आप गलत काम करें उसके लिए कोई जुर्माना नहीं है। तो अब जब ये इसको लाइसेंसिंग हो जाएगी तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है इंटरनेशनली वो बहुत बढ़ेगी। भारत में जासूसी का पेशा 30% की दर से बढ़ रहा है। डिटेक्टिव कंपनियों का काम अब शादी ब्याह में लड़का लड़की का चरित्र पता करना नहीं रह गया है, बल्कि वो कॉरपोरेट वॉर में भी भूमिका निभा रहे हैं। कंपनियों का मर्जर हो या उनके माल का नकली उत्पाद, बल्कि यहां से जासूसों को बड़ा काम मिल रहा है। बाजार में हर असली माल का नकली है, तो पता लगाने के लिए जासूसों की कमाई लाखों में हो रही है। इतना ही नहीं, कंपनियां डीलर रखने से पहले उनकी छानबीन कराती हैं, काम जासूस ही करते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स कॉपी होती हैं, कैंसर मेडिसिन कॉपी होती हैं, बहुत कुछ है। तो ऐसे में हम लोगों का प्राइवेट डिटेक्टिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस नया महकमा है। 2005 में फॉर्च्यून 500 में से
320 कंपनियों ने कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस के नाम पर सूचना इकट्ठा करने में 120 अरब डॉलर रुपए खर्च कर दिए। हिंदुस्तान में कोई आंकड़ा तो नहीं, मगर जासूसों की भूमिका बढ़ने लगी है। के साथ उसका टाई अप होता है, जिस कंपनी के साथ या जिस लोगों के साथ काम करके उनके बारे में, वो कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनका बैलेंस शीट क्या बोलता है, सारा सब कुछ चेक करना, उनके बारे में पूरी डिटेल पता करना ड्यू डिलिजेंस कहलाती है। एक काम और है, बाहर के मुल्कों में उड़ रहे परिंदों पर नजर रखने का काम। विदेशों में नौकरियां करने गए भारतीयों की डिग्रियां जासूस चेक कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनी इनके जरिए पता लगा रही है कि काम करने वाले शख्स की डिग्री सही है या नहीं। अगर जासूस कंपनी के निदेशक विक्रम सिंह की बातों का भरोसा करें तो 30 से 40% युवा फर्जी डिग्री लेकर विदेशों में नौकरियां हासिल कर रहे हैं। जितने भी ये आईटी के एक्सपर्ट थे, जब ये विदेशों में गए तो बहुत से आईटी एक्सपर्ट्स ने अपनी बोगस डिग्रीज बना ली इंडिया में। अब उसने डिप्लोमा तो कर रखा था, लेकिन एक पोस्ट ग्रेजुएट जो डिग्री है वो कहीं से नकली बना ली। और जब इतना काम होगा तो जासूस की कमाई भी होगी। सोनिया एक जासूस है, फ्रीलांस डिटेक्टिव। कहती हैं जासूस अब महीने में 20,000 से लेकर लाख रुपए तक कमा रहे हैं। मुश्किल यही कि इतना कमाने के बाद भी किसी को नहीं बता सकते कि जासूस हैं। गुमनामी में जीना पड़ता है। देखिए, डिटेक्टिव कभी भी ये नहीं खुद कहेगा कि मैं डिटेक्टिव हूँ, पर हाँ, घर में एक वीकनेस होती है कि जब पड़ोस की बात आती है तो सबसे पहले लेडीज के अंदर बात नहीं पचती है। तो नेचुरली मदर सबसे बड़ी वो चीज होती है कि पड़ोस की कोई औरत आ गई, आज मेरी बेटी ने ये किया वो किया, तो ये मदर ही आगे करती है, जिसे कहते हैं फेमस कर देती है। अच्छा, तो इसलिए आप लोग नहीं बताते हैं? हम लोग नहीं बताते हैं। हम लोग कभी डिस्कस नहीं करते कि हम कौन सा केस करके आए, अपनी मदर से भी डिस्कस नहीं करते, और इतना करके आते हैं कि बहुत अच्छा किया। लेकिन जोखिम भरे इस काम में महिला जासूस काफी कामयाब हो रही हैं। उन पर कोई शक नहीं करता और काम हो जाता है। एक्सप्लोटेशन तो बहुत है, क्योंकि डिटेक्टिव कंपनी के पास अपने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कोई पावर नहीं है, लेकिन पावर वो इसलिए बच जाते हैं अगर वो कल को फंस भी जाते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं। आइदर दे आर एक्स आर्मी ऑफिसर्स, आइदर दे आर गेस्टेड पुलिस ऑफिसर्स, आइदर दे आर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स। उनकी जो अपनी फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप, उसके आधार पे वो उसको सेव करते हैं। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते रहिए। बस इतना ध्यान रहे कि जासूस पहले से कहीं ज्यादा शातिर हो गया है। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 6388 पर SMS कीजिएगा। अब दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी अर्जुन क्लियर को। नमस्कार। हर चेहरे पर नकाब है, जरा सोचो, जरा समझो, जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो, जरा समझो, जरा संभल के रहियो जी। मैंने एक लीफलेट बनाया, उसमें एक्सप्लेन किया कि प्राइवेट डिटेक्टिव का सोसाइटी के अंदर कितना इम्पोर्टेंट रोल है, कि वो जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको उस वक्त कुछ नज़र नहीं आता कि वो कहाँ जाएं, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लें, कौन उनकी मदद करेगा, वहाँ पर वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम आ जाता है। वो लीफलेट मैंने प्रिंट किया, लोगों को दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने केस मुफ्त लेने शुरू किए। कभी इनको अपना कॉन्फिडेंस हो, इनको पता चले भी केस कैसे होते हैं, क्या होता है, तो मैं कंपनियों में जाके मिला मालिकों से, उनसे बताया कि आपका कोई झगड़ा हो, ये हो, वो जासूस का नाम लेते पहले तो घबरा जाते थे। और काम भी मिला तो भूत प्रेत से बचाने या भूत प्रेत बनकर लोगों को डराने के लिए। मेरे पास केस आया जी, रात को 12 बजते ही भूत आ जाता है, सफेद एकदम, और यहाँ बल्ब लगा हुआ, यूं लाइट जल रही है, हा ऐसे ऐसे करते आ रहा है। मैंने कहा यार अजीब बात है। मैं कहा यार मैं जरूर आई एम इंटरेस्टेड, आई वुड लाइक टू मीट, भूत से मिलना चाहूंगा, मुझे मिलवाओ उससे। मुझे ले गए। अब वो सारे घबराहट में तो आधे अंधे हो जाते हैं लोग,
नर्वस होकर कंपकंपनी शुरू हो जाती है, तो होश तो वैसे उड़ जाते हैं उनके। मगर मैं तो पूरा होश में था। मैं नोट करता रहा, मैं कहा ये कोई आदमी है। मैं बोला नहीं। मैं कहा भाई ऐसा है, कल ये अगर भूत आया, ऊंचा बोला मैं जानबूझ के, कल ये भूत अगर आया तो आप ऐसा करो, कल एक एक लठ ले आना। मैं क्या पहला लठ मैं मारूंगा, बाकी फिर उसके बाद आप शुरू हो जाना। बात खत्म होगी। ये दिल्ली की बात है? नहीं जी, जबलपुर की बात है। ये जबलपुर के अंदर ये हो रहा था। वो चला गया, दूसरे दिन भूत ही नहीं आया, आना बंद। अब वक्त बदल गया है, बल्कि जासूस की जरूरत बदल गई है। शादी ब्याह से लेकर डांडिया नाच, गुजरात में रात भर जासूस घूमते रहे, कमर में रिवॉल्वर, ट्रेंच कोट, हैट और ये काला चश्मा। मिलिए सीक्रेट एजेंट यानी जासूस आरसी मदान से। मदान का कमरा असली जिंदगी और जासूसों की रहस्यमय दुनिया के बीच एक रिश्ता बनाता है। बरामदे में टंगा या कंकाल, कमरे में रेडियो सेट, जासूसी की किताबें, फिल्में, जुनून है जासूसी। मदान दिन रात जासूसी के बारे में सोचते हैं। मेरी डेस्टिनी में था, क्योंकि मुझे बचपन से ही इस चीज का शौक था और इसी की इंतजार में था कि कब मुझे कुदरत मौका देगी इस चीज का। हिंदुस्तान में जासूसी के गुरु मदान की शोहरत दुनिया भर में है। 40 साल पहले जब जासूस बनने का फैसला किया, तब कोई नहीं जानता था क्या है। इक्का दुक्का फिल्में बन रही थी, शेरलॉक होम्स का किरदार मशहूर हो रहा था, बॉलीवुड जासूसी कहानियों पर फिल्में बनाने लगा था। तो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन। पता लगाने के लिए कि कौन किससे मिल रहा है, कहां जा रहा है, लोग जानते हैं उनकी जिंदगी में जासूस आ गया। The atmosphere that's समय खराब है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा लड़का किसी मुसीबत में फंस जाए। वो नादान है, जल्दी बहक सकता है। commercialization of the events and it's very difficult to control and check what's happening. एंजाइटी न्यूरोसिस जैसी एक चीज पेरेंट्स के दिमाग में घर कर दी गई है कि हमारा एक ही बेटा है या एक ही बेटी है और ये ठीक निकल जाए, ये अच्छी जगह पहुंच जाए, ये अच्छा इंसान बन जाए। जहां हम लोग के ज़माने में 2, 3, 4, 5 भाई बहन हुआ करते थे तो पेरेंट्स वगैरह इतने वरीड नहीं होते थे। एक आध दो तो सही निकल जाएगा, एक आध खराब भी होगा तो बाकी भाई बहन कंट्रोल कर लेंगे। बट यहाँ दायरा चूंकि सिकुड़ गया है परिवार का, तो पेरेंट्स ज़्यादा है। लेकिन जहां भरा पूरा परिवार है, वहां क्या हो रहा है? सास बहू सीरियल का ड्रामा घर घर में भी बहुत है। सीरियल के रिश्तेदार जासूसी कर रहे हैं तो असली जिंदगी में रिश्तेदार कम हुए, तो सास ने बहू के बारे में जानकारी जमा करने के लिए। This is NDTV and you're watching Classics. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हर इंसान के भीतर एक जासूस होता है और हर इंसान के पीछे भी एक जासूस हो सकता है। उसकी नजरें आपका पीछा करती होंगी, मगर केंद्र सरकार अब एक नए कानून के जरिए पीछा करती इन नजरों पर लगाम लगाना चाहती है। तो वहीं बाजार पहले से कहीं ज्यादा जासूसों के लिए नए नए मौके लेकर खड़ा है। उनकी हर नजर की बोली अब पहले से ज्यादा लग रही है। तीसरी आंख की बोली दुगनी हो गई है। और इसी पर है हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। खोपड़ी से निकलती रोशनी, अंधेरे से निकलती खोपड़ी, रहस्य की एक ऐसी दुनिया जो ओझा औघड़ों की तरह नहीं है,
बल्कि जासूस की है। यह कमरा जासूसी पर लिखा उपन्यास लगता है, जैसे हत्या के बाद जेम्स बॉन्ड कमरे में दाखिल हो गया है।